हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज साक्षी और आज हम बात करेंगे 2020 में आए अमेरिकन एंथोलॉजी हॉरर फिल्म बुक्स ऑफ ब्लड की, जिसकी IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। इसे डायरेक्ट किया था ब्रैनन ब्रैगा ने। मूवी बहुत ही धमाकेदार है, एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। इस फिल्म में 3 स्टोरीज है जिन्हें मैं एक्सप्लेन करूंगी और लास्ट में तीनों कड़ियों को एक साथ जोड़ दूंगी। तो मूवी की शुरुआत में हम किसी को एक चेयर पर बैठा देखते हैं और बैकग्राउंड में एक लेडी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है सब लोग एक दिन मर जाएंगे, लेकिन कई बार लोगों की मौत बाकी लोगों की मेमोरी में सील हो जाती है। यहाँ वो जगह है जहाँ वो मरे हुए लोग अपनी कहानी लिखते और लोगों को बताते हैं। तो पहली स्टोरी में हम एक यंग गर्ल जेना को देखते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। जेना एक मीसोफोबिया नाम की इलनेस की पेशेंट है। जेना को हल्की आवाजों से भी बहुत इरिटेशन होती है, एंड इसी वजह से जेना अपने साथ एक नॉइस कैंसलेशन हैंडीफोन रखती है ताकि उससे बाहर की आवाजें परेशान ना करे। और जेना हमेशा कुछ न कुछ क्रीपी सी ड्राइंग बनाती रहती है। जेना के पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे उसे फार्म यानी एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया था। वहां से वापस आने के बाद जेना अपनी मेडिसिन तक टाइम पर नहीं लेती और उसने कॉलेज में एक लड़के के साथ भी झगड़ा किया हुआ होता है, इसलिए उसके पेरेंट्स फार्म में उसे वापस छोड़ने की बात करते हैं, जो कि जेना रात में सुन लेती है। एंड वो जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए घर से कुछ पैसे चुरा कर भाग जाती है। वो लॉस एंजलिस की बस पकड़ती है और साथ ही उसे ऐसा लग रहा था कि कोई ब्लैक ब्लेजर वाला आदमी उसका पीछा कर रहा है, लेकिन दवाई ना लेने के कारण वो कंफ्यूज रहती है कि ये रियल है या सिर्फ वो हेलुसिनेट कर रही है, क्योंकि कभी कभी उसे वो चीजें दिखती हैं जो कि रियल में होती ही नहीं। उसके बाद वो आदमी भी बस में चढ़ जाता है और जेना डरकर नीचे उतर जाती है और रास्ते में एक ग्रीन कार से उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। जेना कैफे जाकर रेंट के लिए घर चेक करती है और उसे एक घर मिल जाता है। वो उस घर जाती है जहां उसे 3 लोग मिलते हैं, एली, सैम और गेविन। एली और सैम उस घर के ऑनर थे, गेविन वहां पर गेस्ट था। वो ऑनर नेचर वाइज काफी अच्छे दिखाई देते हैं। केविन जेना का फोन नंबर भी ले लेता है। फिर रूम में जेना को कई आवाजें दीवार से आती सुनाई देती हैं और दीवार पर उसे कॉकरोच दिखाई देते हैं और फिर गायब। खाने पर गेविन उससे कॉफी के लिए पूछता है। रात में जेना एक ड्रीम देखती है जिसमें वो उसी आदमी को देखती है जो उसका पीछा करता है और सडनली उसकी माँ का फेस भी डिमोनिक हो जाता है। तभी जेना जाग जाती है और उस आदमी को अपनी खिड़की पर देखती है। उसी रात एली और सैम भी उसके रूम में आते हैं और जेना की बॉडी का मेजरमेंट लेते हैं। सुबह जेना को ये सब एक नाइटमेयर लगता है जो कि मेडिसिन ना लेने की वजह से है। उसके बाद गेविन से मिलने के लिए वो कैफे जाती है, लेकिन वहाँ गेविन आता ही नहीं। जेना वापस आ जाती है। अब रात में जेना को फिर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। इस बार दीवार में उसे एक औरत की बॉडी मिलती है जो कि एक ज़ॉम्बी जैसी थी। देन एली गेविन के फोन से जेना को मैसेज करती है, दरवाजा खोलने को कहती है, पर जेना समझ जाती है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और वो एली पर अटैक कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो एक ओपनिंग में घुस जाती है। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो कि दीवार पर लटके हुए थे। फिर वो उस पर हमला करने लगते हैं। तभी सैम और एली उसे पकड़ लेते हैं और नींद का इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर एली उसे बताती है कि जब वो नर्स थी तो उसने लाइफ सपोर्ट पर रह रहे कई लोगों को ट्रीट किया था अपने स्पेशल पेन किलर्स और उसके गार्डन में लगे उगने वाले हर्ब्स एंड ड्रग्स से, इसलिए हॉस्पिटल ने उसे निकाल दिया था। फिर जब सैम की जॉब चली गई थी तो उसकी बेटी और उसका पति उन्हें घर से निकालने वाले थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी और उसके पति एंड अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को ज़ॉम्बी बना दिया था ताकि सब लोग एक छत के नीचे खुशी खुशी रह सके। तो असल में तो ये लोग जिंदा थे, लेकिन उनकी आँख, कान, जीभ निकाल लिए गए थे। जितने भी लोग यहाँ आते थे उनके साथ भी ये लोग यही करते हैं। केविन को भी ये ज़ॉम्बी बना चुके हैं, इसलिए वो गायब था
और तभी घर में वो ब्लैक ब्लेजर वाला आदमी आ जाता है। ऑनर्स उसे अंदर बुलाते हैं एंड वो उन्हें अपने बेटे के बारे में बताता है जो जेना से प्यार करता था, और वो आदमी उसी के बारे में जेना से बात करना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से एली सैम उसके सिर पर अटैक करते हैं और वो आदमी वहीं मर जाता है। और इतनी ही देर में जेना का ड्रग्स का असर भी खत्म हो गया था और वो जैसे तैसे करके वहाँ से भागती है और उस ब्लैक ब्लेजर वाले आदमी की कार में छुप जाती है। और उसी गाड़ी में ऑनर्स उस आदमी की लाश को रख कर पास के हिल्स पर ले जाते हैं और सुसाइड दिखाने के लिए वहाँ से गाड़ी को नीचे फेंक देते हैं। उसके अंदर जेना भी होती है एंड पहली स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। अब चलते हैं दूसरी स्टोरी पर, जो है माइल्स की। ये स्टोरी माइल्स की मॉम मैरी के इर्द गिर्द घूमती है। मैरी एक सक्सेसफुल प्रोफेसर है जो कि एक साइकिक रिसर्चर होती है। मैरी का बेटा माइल्स, जिसे कैंसर था और उसकी बीमारी के चलते मौत हो जाती है। मैरी का एक्स हस्बैंड एक ड्रग एडिक्ट था जिसे मैरी माइल्स से लास्ट टाइम मिलने तक नहीं देती। माइल्स ने लास्ट टाइम अपनी मॉम से कहा था कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। कुछ दिन बाद मैरी के ऑफिस में साइमन आता है जिसका कहना था कि वो डेड से बात कर सकता है। वो कहता है तुम्हारा बेटा माइल्स तुमसे बात करना चाहता है, लेकिन मैरी उसकी बातों पर बिलीव ही नहीं करती, इसलिए साइमन उसे प्रूफ करता है। एक रूम में दीवार पर ब्लड से लिखा होता है आई एम नॉट स्लीपिंग मॉमी। ये सारी चीजें देखकर मैरी उस पर यकीन करने लग जाती हैं। देन फिर मैरी और साइमन क्लोज हो जाते हैं। साइमन के साथ रहने से मैरी को लगता था कि वो अपने बेटे को महसूस कर पा रही है, लेकिन कुछ दिन बाद मैरी उसे किसी और लड़की के साथ देख लेती है और साइमन उसे सारा सच बता देता है कि वो डेड से बात नहीं करता है, वो सब कुछ फेक था। दरअसल साइमन को मैरी के एक्स हस्बैंड ने हायर किया था बदला लेने के लिए अपने बेटे से ना मिल पाने की वजह से, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि मैरी अपने बेटे माइल्स से कांटेक्ट कर पा रही थी। मतलब कि वो सब कुछ जो मैरी को महसूस होता था माइल्स की प्रेजेंस का, वो तो था ही, भले ही साइमन ने उसे झूठ बोला हो। माइल्स एक बोर्ड में लिखता है साइमन को हमारे पास लाओ। इसका मतलब है कि माइल्स अकेला तो नहीं था। उसके बाद मैरी चालाकी से साइमन को बुलाकर उसे माइल्स के कमरे में अकेले बंद कर देती है और उसके बाद सारे डेड रियल में साइमन से बात करते हैं, उसे एक जरिया बनाते हैं उनकी स्टोरीज दुनिया तक पहुंचाने के लिए। उसकी बॉडी पर पेजेस की तरह लिखने लगते हैं एंड वो साइमन की ही बॉडी होती है जिसे मूवी में बुक्स ऑफ ब्लड कहा गया है। ये कोई बुक नहीं है बल्कि साइमन की ही बॉडी है जिस पर मूवी बेस्ड है और साइमन भी इन आत्माओं के वश में चला गया था। अब चलते हैं मूवी की तीसरी एंड लास्ट स्टोरी पर, जो है बैनेट की। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लाइब्रेरियन दिखाया गया था जिससे मिलने बैनेट आता है। उस लाइब्रेरियन ने बैनेट से पैसे लिए थे जो वो उसे वापस नहीं कर पाया था, इसीलिए बैनेट उसे मारने आया था। लाइब्रेरियन उसे एक बुक के बारे में बताता है जिसकी कीमत करोड़ों में थी। बैनेट उसे थैंक्स बोलकर उसका गला काट देता है और लाइब्रेरियन एक क्रीपी स्माइल के साथ मर जाता है। फिर वो अपने दोस्त स्टीव को बुक के बारे में बताता है जिसका नाम है द बुक्स ऑफ ब्लड, जो सिटी के रेवेनमोर इलाके के एक घर में कैद है, जिस पर स्टीव कहता है वो प्लेस तो हॉन्टेड है, वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन बैनेट पैसों के लिए वहाँ चला जाता है। वो दोनों एक ग्रीन कार में थे एंड ये वही ग्रीन कार थी जिससे एक्सीडेंट होते होते जेना बची थी। फिर यहाँ से मूवी की एंडिंग हम ऑडियंस को क्लियर होने लगती है। जब सारी आत्माएं साइमन की बॉडी को बुक ऑफ ब्लड बना रहे थे तो इविल सोल्स बड़े एरिया में फैल जाती हैं। ये एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है जहाँ कोई भी जाने से कतराता है, लेकिन बैनेट उसी एरिया के अंदर जाता है। बीच में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। उसका दोस्त स्टीव किसी इविल स्पिरिट के वश में आकर खुद को ही शूट कर लेता है और मारा जाता है। फिर बैनेट मैरी के घर पहुंचता है। मैरी का घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, जबकि सारा इलाका खंडर बन चुका था। बैनेट बुक को ढूंढने लगता है और माइल्स के रूम में पहुंचता है जहां उसे मैरी मिलती है जो कि ओल्ड हो चुकी थी, लेकिन साइमन वैसा ही था जैसे पहले। मैरी बैनेट से कहती है कि वो पहला इंसान नहीं है जो यहाँ बुक्स ऑफ ब्लड ढूंढते हुए आया है और आखिरी भी नहीं होगा।
जो भी आता है उसकी मौत पहले से ही बुक पर लिखी होती है। बेनेट का नाम भी अब उस बुक में शामिल है। बेनेट सब जानने के बाद डर जाता है और बहुत सारे चूहे उस पर अटैक कर देते हैं और बेनेट चूहे समझकर खुद को ही नाइफ से स्टैब करता है और हेल्प मांगते हुए उस घर पहुंच जाता है जहां जेना रुकी हुई थी। वो ऑनर्स उस टाइम गेविन की बॉडी को रख रहे होते हैं जिसे बेनेट देखता है और एली एंड सैम बेनेट को मार देते हैं। उन्होंने उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा हुआ होता है। जब जेना यहाँ से भाग रही थी तो वो एक कैबिन में आ गई थी जहाँ जेना ने बेनेट की बॉडी आधी टुकड़ों में देखी थी। उसके बाद सीन जाता है जेना पर जहाँ वो मरी नहीं होती है बल्कि बच जाती है और यहाँ जेना का राज पता चलता है कि उसने स्कूल के बाद किसी कल्ट को ज्वाइन कर लिया था। जेना का बॉयफ्रेंड था जिसे उसने अपने रिचुअल के लिए इमोशनल कर टेरेस से कूदने को कहा था। जेना मेंटली डिस्टर्ब थी लेकिन वो अपनी दवाइयाँ भी नहीं लेती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फोन पर कनेक्ट थी और उसे बोलकर कि हम साथ में जंप करेंगे इमोशनल करती है और वो लड़का जेना से बहुत प्यार करता था इसलिए जंप कर देता है और मर जाता है। जबकि जेना तो अपने रूम में ही थी इसलिए वो ब्लैक ब्लेजर वाला आदमी जेना का पीछा कर रहा था क्योंकि वो जेना के बॉयफ्रेंड का फादर था। उसे जेना से कुछ सवाल पूछने थे अपने बेटे के बारे में कि उसने ऐसा क्यों किया। इसलिए जेना को अपने किए पर गिल्ट महसूस हो रहा था। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स को लगता है कि उस आदमी ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए सुसाइड और मर्डर दोनों ही अटेम्प्ट किया एंड सिर्फ सुसाइड में ही सक्सेस हो पाया। जेना उससे बच गई। फिर जेना अपने घर होती है लेकिन उसे बहुत गिल्टी फील हो रहा होता है। वो बहुत ही दुखी होती है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया इस बात पर। इसलिए वो एली और सैम के घर चली जाती है। वो दोनों उसको बहुत ही जेंटली ट्रीट करते हैं, उससे अच्छे से बिहेव करते हैं और जेना अपने आप को उनके हवाले कर देती है ताकि वो एक ज़ॉम्बी बन जाए और उसे दुख दर्द का कुछ भी एहसास ना हो, उसे कुछ भी दुख दर्द सहना ही ना पड़े। वो लोग जेना को ज़ॉम्बी बनाकर अपने पास रख लेते हैं। एट द लास्ट मैरी और साइमन को दिखाया जाता है और मैरी के वर्ड्स होते हैं देयर आर मोर स्टोरीज टू टेल और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। गाइस आई होप आपको मूवी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और नहीं आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मूवी में क्या कमी थी ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे इम्प्रूव कर सकूं। और अगर 24 आवर्स में इस वीडियो पर 400 कमेंट्स आते हैं तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में टॉप कमेंट्स को शाउट आउट मिलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।